हाँ जी, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम अध्याय 2 में धारा 6 से लेकर 10 तक का वर्णन करेंगे। धारा 6, 7, 8, 9 और 10, इन पांचों जो धाराएं हैं इनके बारे में एक क्लू के बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे। कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने जो परिसीमन जो है डिलिमिटेशन, उसके बारे में डिटेल से हमने एक क्लू को समझा था। और मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि डिलिमिटेशन को आप ठीक से ढंग से कम 3 बार आप उसको पढ़ें। उसके बाद ही बहुत बेहतरीन तरीके से डिलिमिटेशन आपके दिमाग में, जहन में बिल्कुल सेट होगा, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा संभावना बनती है एग्जाम में प्रश्न बनने की। चलिए आज हम शुरू करते हैं धारा 6 का अध्याय 2 में। सबसे पहले नगर पालिका जो है उसकी संरचना यानी स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसमें मनोनीत सदस्य, उसमें पदीन सदस्य और प्रत्यक्ष जो डायरेक्ट जो चुने जाते हैं, उन सभी सदस्यों के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। चलिए सबसे पहले हमें पता है कि जो नगर पालिका जो हमारा कानून है उसमें 3 प्रकार की संस्थाएं हैं। एक नगर पालिका बोर्ड, एक नगर परिषद और एक नगर निगम। हालांकि जो 74वां संशोधन है उसमें ये दिया गया है कि 20,000 से 1 लाख तक नगर पालिका बोर्ड बनेगी, लेकिन जो हमारे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 है, इसमें 2021 में एक संशोधन किया गया और उसके तहत व्यवस्था कर दी गई कि 20,000 की जगह 10,000 का भी प्रावधान कर दिया कि 10,000 की जनसंख्या पर भी एक नगर पालिका बोर्ड बनाया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा ऐसा किया जा सकता है। तो देखिएगा, एक तो नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम, इन तीनों में किस प्रकार से प्रतिनिधित्व होगा। मनोनीत सदस्य होंगे, पदीन सदस्य होंगे और निर्वाचित सदस्य होंगे। ये 3 प्रकार के वहां पर सदस्य होंगे। अब पहली हम बात करते हैं इलेक्टेड मेंबर्स यानी निर्वाचित। जो 74वां संविधान संशोधन हमने पढ़ा था उसमें साफ लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में जब इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था उसमें साफ लिख दिया कि जो मेंबर हैं, जो सदस्य हैं नगर पालिका बोर्ड के, जो वार्ड मेंबर कहलाएंगे, नगर परिषद के जो पार्षद है और नगर निगम में जो निगम पार्षद है, जो ये मेंबर्स हैं ये डायरेक्ट जनता द्वारा चुने जाने चाहिए। यानी एक तरह से प्रत्यक्ष जनता द्वारा चुने जाने चाहिए। यानी इसको मैं दूसरी भाषा में इसको अपरोक्ष कह सकता हूँ। अपरोक्ष यानी अपरोक्ष तरीके से, यानी प्रत्यक्ष डायरेक्ट जनता द्वारा चुने जाने चाहिए। तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष सदस्य चुनकर आएंगे। फिर वार्ड संख्या, वार्ड में कौन होंगे, सदस्य संख्या, जो जैसे वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, ऐसे वार्ड संख्या होगी, ऐसे ही सदस्य संख्या होगी। ये वार्ड नंबर 1 का सदस्य है, वार्ड नंबर 2 का सदस्य है। और ये जो निर्वाचित सदस्य हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात, इन्हें मत देने का अधिकार होगा। मत देने का कहाँ कहाँ अधिकार होगा, जब नगर पालिका में या नगर परिषद में या नगर निगम में जब भी वहाँ पर अध्यक्ष का चुनाव होता है तो अध्यक्ष के चुनाव के दौरान, उपाध्यक्ष के चुनाव के दौरान इन्हें मत देने का अधिकार है। फिर इन संस्थाओं की कोई भी बैठक होगी, इनमें कोई भी निर्णय लिया जाता है, उस दौरान भी इन्हें मत देने का क्या है, अधिकार। यानी अध्यक्ष को हटाना है और उपाध्यक्ष को हटाना है, इनके लिए जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तब भी इन्हें निर्वाचित सदस्यों को मत देने का क्या है, अधिकार है। ठीक है, तो निर्वाचित सदस्य जनता द्वारा सीधे चुने जाएंगे और उन्हें इन संस्थाओं से संबंधित निर्णय करना, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को बनाना और उनको हटाने से संबंधित भी इन्हें वोट देने का क्या रहेगा, अधिकार रहेगा। अब देखिए, नगर पालिका प्रतिनिधित्व जो इसमें धारा 6 के तहत हम जो पढ़ रहे हैं, देखिएगा, निर्वाचित सदस्य, मनोनीत को क्या कहते हैं, नाम निर्दिष्ट, और एक एक्स ऑफिसियो यानी पदीन सदस्य। इन तीनों के बारे में ही हमें आज मुद्दा जो धारा 6 है, इस तीनों के बारे में ही समझना है। तो पहले जैसे हमने प्रत्यक्ष के बारे में समझा, ठीक देखिए उसी प्रकार से मनोनीत सदस्य और उसी प्रकार से एक्स ऑफिसियो सदस्य, इन तीनों के बारे में हम समझेंगे। तो पहला हमारा हो गया निर्वाचित सदस्य। दूसरा, हम नाम निर्दिष्ट यानी नॉमिनेटेड मनोनीत सदस्यों की बात करते हैं। नगर पालिका का जो विशेष ज्ञान रखता है और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को, यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रहे, राज्य सरकार, एग्जामिनर यहाँ पर क्या चेंज करेगा आपके सामने, वहाँ राज्यपाल लिख देगा। कई बार क्या होता है कि पूरी लाइन हमें मिल जाती है, मूल पॉइंट मिल जाता है कि यहाँ विशेष ज्ञान अनुभव रखने वालों को मनोनीत, लेकिन जल्दबाजी में अगर हमने यहाँ नहीं देखा वो पॉइंट गलत हो गया। तो यहाँ पर आप अपने
नोटबुक में राज्यपाल लिखकर ऐसे क्रॉस लगा ले कि वहां एग्जामिनर आपसे ये गलती कराने का प्रयास करेगा। तो ध्यान रहे कि जो मनोनीत करता है वो राज्यपाल नहीं करता, कौन करती है? राज्य सरकार क्या करती है? मनोनीत करती है। राज्य सरकार में जो स्वायत्त शासन विभाग है, जो इन संस्थाओं से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है, वो विभाग इनको क्या करेगा? मनोनीत का नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना जारी करेगा। तो आपको उत्तर देना है राज्य सरकार। एक बात तो ये हो गई। अब कितने कितने सदस्य होने चाहिए, इनकी मत वगैरह की बात हम बाद में करते हैं। कि नगर पालिका जो बोर्ड है उसमें तो 6 सदस्य, नगर परिषद में 8 सदस्य और नगर निगम में कितने? 12 सदस्य। यानी कितने? 6, 8 और 12। अब देखिए ये जो मेंबर यहां पर मनोनीत किए जाते हैं, आपने 6 देखा, 8 देखा और उसके अलावा 12 देखा। अब इसी के साथ साथ मैं अगर यहां पर बात करूं, ये थोड़ा सा कलर चेंज करके हम बात करते हैं, जैसे 4, 5 और 6, ये क्या है? यानी ये जो चेंजमेंट आया है ये अगस्त 2021 में आया है, ठीक है। यानी हमारे 2021 में ये संशोधन हुआ। उससे पहले जब नगर पालिका अधिनियम जो 2009 बना, उसमें मनोनीत करने का ये तरीका था कि नगर पालिका बोर्ड में पहले राज्य सरकार 4 सदस्य मनोनीत करती थी, लेकिन 2021 में प्रावधान करके कितना कर दिया? 6 सदस्य करेंगे। फिर जो नगर परिषद है, उस नगर परिषद में राज्य सरकार पहले 5 सदस्य मनोनीत करती थी, लेकिन 21 में संशोधन कर दिया, अब कितने करेगी? 8 करेगी। इसी प्रकार से नगर निगम में पहले राज्य सरकार 6 सदस्य मनोनीत करती थी, लेकिन अब कितने करेंगे? यहाँ पर 12 सदस्य मनोनीत करेंगे। तो ये 2021 में चेंजमेंट हुआ है और 2021 में ही RS प्री के पेपर में RPSC ने ये सवाल पूछा था नगर परिषद का कि राज्य सरकार राजस्थान में नगर परिषद में कितने सदस्य मनोनीत कर सकती है। उसमें ऑप्शन में ये भी था और ये भी था। उसका सही उत्तर क्या था? 8 था, ठीक है। तो अब पहले हमने निर्वाचित सदस्यों के बारे में पढ़ा कि निर्वाचित सदस्य डायरेक्ट जनता द्वारा चुने जाएंगे, मतदाताओं के द्वारा। वार्ड जो संख्या होगी उस वार्ड से एक मेंबर चुना जाएगा। लेकिन मनोनीत का मतलब कोई चुनाव नहीं होगा। जो नगर पालिका के बारे में विशेष ज्ञान रखता है, एक्सपीरियंस, अनुभव रखता है, ऐसे व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा। 3 प्रकार की हमारी संस्थाएं होती हैं, नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम। तो नगर पालिका बोर्ड में 6 सदस्य, नगर परिषद में 8 सदस्य और नगर निगम में 12 सदस्यों को राज्य सरकार मनोनीत करेगी। पहले आंकड़ा ये 4, 5 और 6 का था, 2021 में ये अमेंडमेंट कर दिया गया इस एक्ट के अंतर्गत। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि जो मनोनीत सदस्य आएंगे उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, जो निर्वाचित सदस्य होंगे, उन्हें मत देने का अधिकार होगा। लेकिन यहाँ जो नॉमिनेटेड मेंबर आएंगे उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है, ये वोट नहीं कर सकते। तो आप पूछेंगे फिर ये क्या करेंगे? ये इन संस्थाओं की बैठकों में भाग ले सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन इन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता है। दूसरा, राज्य सरकार जब चाहे इनको हटा सकती है, क्योंकि इनको मनोनीत भी कौन करती है? राज्य सरकार करती है। हालांकि इन संस्थाओं का जो कार्यकाल रहता है सामान्यतः पहली बैठक से 5 वर्ष तक। अगर सरकार मान लीजिए उनको जैसे ही ये संस्था गठित हुई है चुनाव के बाद, और मान लीजिए 1 साल बाद इनको मनोनीत किया, तो अब इस संस्था का कार्यकाल 4 साल का बचा हुआ है, तो 4 साल तक ये काम करेंगे। उसके बाद फिर नया गठन होगा, उसके अलावा नई सरकार मनोनीत करेगी। लेकिन उससे पहले भी राज्य सरकार जब चाहे इनको क्या कर सकती है? हटा सकती है, ठीक है। तो ये होते हैं नॉमिनेटेड यानी मनोनीत सदस्य। लेकिन जो 2021 में प्यारे विद्यार्थियों जो संशोधन किया, उसमें एक प्रावधान कर दिया कि जो ये 6 सदस्य आते हैं, जो यहाँ 8 आते हैं, 12 आते हैं, इनमें तीनों संस्थाओं में एक दिव्यांग व्यक्ति होना जरूरी है। जबकि ये पहले 4, 5, 6 का सिस्टम था, इसमें दिव्यांग का रूल नहीं था। लेकिन इस बार इन्होंने व्यवस्था कर दी 2021 में कि अगर आप नगर पालिका बोर्ड में 6 मेंबर भेज रहे हो तो 1 दिव्यांग भेजना पड़ेगा, यहाँ 8 भेज रहे हो तो 1 दिव्यांग भेजना पड़ेगा, और यहाँ नगर निगम में 12 सदस्य मनोनीत करो तो आपको उनमें से 1 दिव्यांग सदस्य को भेजना पड़ेगा। तो देखिए, उक्त में से 1 सदस्य दिव्यांग होना क्या है? अनिवार्य है, कंपलसरी है। गवर्नमेंट के लिए आपको दिव्यांग भेजना ही पड़ेगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर यानी पदेन सदस्य। पदेन का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य पद पर बैठा है, वो इस पद के लिए नहीं किसी अन्य पद पर बैठा है, फिर भी इस संस्था की बैठक में भाग लेने के लिए आता है। जैसे कोई विधानसभा का सदस्य है तो वो किस पद पर बैठा है, विधानसभा के सदस्य के सीट पर बैठा है। कोई लोकसभा का सांसद है तो वो लोकसभा की सीट पर बैठा है, वो न नगरपालिका बोर्ड के लिए चुना गया है, न नगर परिषद के लिए चुना गया है और ना ही नगर निगम के लिए चुना गया है, लेकिन फिर भी वो विधानसभा का सदस्य है, वो लोकसभा का सदस्य है और उस बिहाफ पर उसको अपने क्षेत्र में आने वाली जो भी संस्था है, चाहे वो नगरपालिका बोर्ड है, चाहे वो नगर परिषद, नगर निगम, उसके अंदर उसको पदेन सदस्य का क्या होगा, हक होगा और बिल्कुल उसकी बैठकों में उसके भाग लेने का अधिकार होगा और उसे मत देने का भी क्या होगा, अधिकार होगा। लेकिन दो चीजें इसमें कुछ परिवर्तित आपको देखने को मिलेगी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर यह बताऊं कि ये जो पदेन सदस्य में विधानसभा सदस्य और लोकसभा सदस्य, अब विधानसभा सदस्य के लिए क्या नियम है कि विधानसभा सदस्य जो अपने विधानसभा क्षेत्र में, जैसे ये अपने विधानसभा क्षेत्र में आ रहा है, ठीक है ना, ये एक एमएलए, देखिए 74वां संविधान संशोधन आपको पढ़ाया था तो उसमें तो ये भी लिखा हुआ था विधान परिषद का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य, विधानसभा का सदस्य। हमारी संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो 74वें में यह भी लिखा हुआ था कि लोकसभा का सदस्य भी पदेन सदस्य हो सकता है और राज्यसभा का भी। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। तो इस राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में राज्यसभा मेंबर के लिए लिखा ही नहीं है, केवल किसके लिए लिखा है, लोकसभा सदस्य के लिए लिखा। तो आप जब राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 पढ़ रहे हो तो आपको केवल लोकसभा सदस्य का ही ध्यान रखना है, आपको राज्यसभा का ध्यान नहीं रखना। ये 74वें में लिखा हुआ था लेकिन यहां पर एक्ट में नहीं लिखा, तो केवल लोकसभा का ही। वहां विधान परिषद, जैसे विधान मंडल में विधान परिषद भी होती है, विधानसभा भी होती है, पर यहां राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में केवल विधानसभा के बारे में लिखा है, विधान परिषद के लिए नहीं लिखा है। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे एक कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए मैं किसी एक विधानसभा क्षेत्र का सदस्य हूं, अब मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोई नगरपालिका का इतना सा हिस्सा ही आ रहा है, ठीक है ना, इतना सा हिस्सा का मतलब ये नगरपालिका, लेकिन इस नगरपालिका का इतना सा टुकड़ा मेरे विधानसभा क्षेत्र में आ रहा है, इतना सा हिस्सा आ रहा है, तब भी मैं इस नगरपालिका की बैठक में भाग लेने जाऊंगा, इस नगरपालिका का मैं पदेन सदस्य कहलाऊंगा। ठीक है, और मान लीजिए कोई नगरपालिका बोर्ड इस मेरे विधानसभा पूरे में ही आ रही है, तो बिल्कुल मैं इसकी बैठक में भाग लेने जाऊंगा, मैं इसका क्या कहलाऊंगा, पदेन सदस्य कहलाऊंगा। क्लियर हो गया। और इतना सा हिस्सा आ रहा तब भी पदेन सदस्य, और बैठक में भाग लेने के लिए जा रहा तब भी क्या होगा, पदेन सदस्य वहां पर कहलाएगा। एक बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, यहां पर जो महत्वपूर्ण बात यहां पर दी गई है कि विधानसभा सदस्य के लिए, अब विधानसभा सदस्य जो है वो आपके देखिए, ये जैसे विधानसभा सदस्य है, इसके लिए नगरपालिका बोर्ड भी इसके विधानसभा क्षेत्र में हो सकता है, इसके विधानसभा क्षेत्र में नगर परिषद भी हो सकती है, और इसके विधानसभा क्षेत्र में क्या हो सकता है, नगर निगम भी हो सकता है। तो नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिका बोर्ड, ये तीनों जो रहेंगे वो इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर एमएलए जो है इन तीनों संस्थाओं का क्या रह सकता है, पदेन सदस्य रह सकता है। माफ कीजिएगा, एक मिनट। अब देखिएगा, लोकसभा सदस्य, अब लोकसभा सदस्य के लिए क्या व्यवस्था है, लोकसभा सदस्य जो है वो, जैसे ये लोकसभा क्षेत्र है मेरा, ये मेरा क्या है, लोकसभा क्षेत्र है। अब लोकसभा जो क्षेत्र है, उस लोकसभा क्षेत्र में क्या है कि वो बड़ा होता है, इसलिए उसमें नगर परिषद और दूसरा क्या हो गया, नगर निगम, है ना।
तो नगर परिषद और नगर निगम, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यहां पर यह है कि लोकसभा का जो सांसद है वो नगर पालिका बोर्ड का पदेन सदस्य नहीं होगा। वो नगर पालिका बोर्ड का पदेन सदस्य उसके लोकसभा क्षेत्र में तो फिर बहुत सारी नगर पालिकाएं आ जाएगी, तो वो जाना उसके लिए संभव नहीं है। तो वो नगर पालिका बोर्ड का पदेन सदस्य नहीं होगा, वो केवल उसके लोकसभा क्षेत्र में नगर परिषद जो भी आएगी और नगर निगम आएगा उसका वो क्या कहलाएगा बताओ? पदेन सदस्य कहलाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आपको ये विशेष करके ध्यान रखना है, नगर पालिका और नगर परिषद है ना, ये पी है ना, नगर परिषद और नगर निगम। तो लोकसभा का सांसद तो नगर परिषद उसके लोकसभा क्षेत्र, जैसे मान लीजिए ये एक सीकर का लोकसभा क्षेत्र है, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, एक सीकर का क्या है लोकसभा क्षेत्र। अब इसमें एक तो नगर परिषद आ गई यहाँ की, ठीक है ना, तो इस नगर परिषद का वो लोकसभा का जो सांसद इसका क्या होगा? पदेन सदस्य आ गया। मान लीजिए ये अजमेर लोकसभा क्षेत्र है, तो वहां पर जैसे अजमेर शहर में क्या हो गया बताओ? नगर निगम हो गया। अब जैसे अजमेर लोकसभा क्षेत्र में किशनगढ़ भी आता है, तो किशनगढ़ में नगर क्या आती है? परिषद, तो उसका भी क्या होगा? पदेन सदस्य होता है। अजमेर लोकसभा क्षेत्र में पुष्कर भी आता है, लेकिन वहां क्या आती है? नगर पालिका बोर्ड, तो वो नगर पालिका बोर्ड का पदेन सदस्य नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा वाला नगर परिषद और नगर निगम जो उसके क्षेत्र में आता है वो उसी का ही पदेन सदस्य होगा। और आपके विधानसभा क्षेत्र वाला जो है उसकी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका बोर्ड तीनों संस्थाओं का उसके विधानसभा क्षेत्र में आता, उसका क्या कहलाएगा? पदेन सदस्य कहलाएगा। उनकी बैठकों में भाग लेगा, बोलेगा और मत देने का भी उसे क्या रहेगा? अधिकार रहेगा। अब देखिएगा यहां पर, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल कि ये कोई सीकर का लोकसभा का सांसद है, ठीक है ना, और उसका मतदाता सूची, मतदाता जो सूची है उस मतदाता सूची में मान लीजिए वो जयपुर का रहने वाला है, ठीक है, तो जयपुर में उसका वोटर लिस्ट में क्या है? नाम है। तो वो कौन से लोकसभा क्षेत्र की नगर पालिका नगर परिषद में बैठक में भाग लेने जाएगा? वो किस में जाएगा? केवल सीकर लोकसभा क्षेत्र में। देखिए मतदाता सूची, मान लीजिए मेरा अजमेर में नाम है और मैं सीकर लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा का सदस्य हूं। अब मेरा वोट तो कहां पड़ता है? मेरा निवास स्थान कहां है? अजमेर में है। तो मैं अजमेर के एरिया में जितने भी नगर निगम नगर परिषद में वहां भाग नहीं ले सकता। मैं जिस एरिया से चुनकर गया हूं उसी एरिया की नगर परिषद और नगर निगम का क्या कहलाऊंगा? पदेन सदस्य कहलाऊंगा। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, आपको विशेष करके इन चीजों को जानना है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, किसी भी नगर पालिका के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र यानी वार्ड के नाम से जो भी उसका क्षेत्र होगा, जैसे ये एक नगर पालिका, मैं जैसे एक बॉक्स बना देता हूं आपके सामने, जैसे ये एक नगर पालिका है, ये एक क्या है? नगर पालिका है, ठीक है ना। और नगर पालिका में जैसे ये एक एरिया है, तो इसको, इस क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? यहां पर ये क्षेत्र से एक एक मेंबर चुने जाएंगे, ऐसे 1 2 3 ये वार्ड बन गए, तो इसको क्या कहा जाएगा? वार्ड कहा जाएगा। यानी ये निर्वाचन क्षेत्र, यहां से इस एरिया से एक जनसंख्या के आधार पर डिसाइड होगा, इस एरिया से एक मेंबर चुनकर आया, ये 2 नंबर वार्ड है, यहां से एक मेंबर आएगा, 3 नंबर वार्ड, 4 नंबर, यहां से एक मेंबर चुनकर आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसको क्या कहा जाएगा? वार्ड। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, वार्ड की जो परिभाषा है वो धारा 9 में आपको देखने को मिलेगी। किसमें मिलेगी? धारा 9। अब जैसे एग्जाम में आपके सामने एक प्रश्न आ जाए कि बताइए वार्ड की जो परिभाषा है या वार्ड जो शब्द है वो बेसिकली कौन सी धारा में उल्लेखित है। अब वहां आपके सामने एक धारा 6 भी आ जाए और धारा 9 भी आ जाए, तब अब दोनों में आपको कंफ्यूजन है, वहां पर भी वार्ड लिखा हुआ है, यहां पर भी वार्ड लिखा हुआ है, तब उत्तर आपको क्या करना है? धारा 9 का उत्तर करना। क्यों? क्योंकि वार्ड की डेफिनेशन जो पूरी है वो धारा 9 में दी गई है, इसलिए दोनों में से राइट आंसर कौन सा होगा? धारा 9 होगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, वार्ड के नाम से किए जाएंगे जो प्रत्यक्ष निर्वाचन, यानी यहां से एक एक जो निर्वाचन क्षेत्र उसको वार्ड बोला जाएगा। यहां से डायरेक्ट निर्वाचन जो होगा द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएंगे, ठीक है ना, यहां से प्रत्यक्ष जनता द्वारा चुने जाएंगे। आगे क्या लिखा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा वार्डों की संख्या नियत करेगी। कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। और
जो कम से कम 13 तो होनी ही चाहिए, 13 से कम नहीं होगी। तो अब एक आंकड़ा आपके सामने आ गया कि राजस्थान में कोई भी नगर पालिका की संस्था बनती, चाहे वो नगर पालिका बोर्ड, चाहे वो नगर निगम, चाहे नगर परिषद, मिनिमम वार्ड संख्या कितनी होनी चाहिए? 13 तो होनी ही चाहिए। और इन वार्डों की संख्या डिसाइड करने का काम कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी, या राज्यपाल उत्तर मत कर देना, राज्य सरकार करेगी जनसंख्या के आधार पर। ऐसे क्षेत्रफल के आधार पर नहीं होगा कि भाई 1 किलोमीटर पर एक वार्ड बना दिया, ऐसे नहीं हो सकता। जनसंख्या के आधार पर तय कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। मिनिमम 13 वार्ड तो होने ही चाहिए, अन्यथा वो संस्था गठित नहीं होगी। ठीक है, ये इसकी जो धारा 6 है उसकी उपधारा जो 1 है उसमें ये बात लिखी हुई है। अब देखिए उसकी उपधारा 1, धारा 6 जो हम पढ़ रहे हैं, धारा 6 हम पढ़ रहे हैं, उस धारा 6 की उपधारा 1 में भी कै में क्या लिखा हुआ है कि नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम में प्रतिनिधित्व, जो भी आपको मैंने समझाया। तो पहले हालांकि हमने डेफिनेशन सारी समझ ली है, फिर भी उपधारा 1 में तो लिख दिया कि निर्वाचन क्षेत्र होगा, उसको वार्ड के नाम से जाना जाएगा और वहां से डायरेक्ट जनता द्वारा क्या होगा? चुनाव होगा। मिनिमम 13 वार्ड तो होने ही चाहिए और वार्ड की संख्या डिसाइड कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। अब इस उपधारा 1 में भी उपधारा क, जो भी आपको मैंने पूरा प्रतिनिधित्व समझाया, वो धारा 6, वो धारा 6 की उपधारा 1 में भी का जो है उसमें ये उल्लेखित है। तो देख लीजिए, इसमें नगर पालिका में निर्वाचित सदस्य प्रत्यक्ष चुने जाएंगे और वो वार्डों से चुने जाएंगे, उसको सदस्य संख्या बोलेंगे, कितने सदस्य आए, और मत देने का उन्हें क्या है? अधिकार है। ये हम कर चुके हैं। इस धारा जो धारा 6 की उपधारा 1 का क है, उसी में ये पदेन, मनोनीत, निर्वाचित, इन तीनों का ही उल्लेख है। फिर जैसे मनोनीत, नॉमिनेट, नाम निर्दिष्ट के बारे में नगर पालिका का वही विशेष ज्ञान रखने वालों को राज्य सरकार मनोनीत करेगी, स्वायत्त शासन विभाग अधिसूचना जारी करेगा और इन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। राज्य सरकार जब चाहे इन्हें क्या कर सकती है? हटा सकती है। और आपको पता ही है नगर पालिका बोर्ड में अधिकतम कितने? 6 अधिकतम है, न्यूनतम संख्या डिसाइड है। यहां ध्यान रखना, अधिकतम है, न्यूनतम संख्या डिसाइड नहीं है। और नगर परिषद में 8, नगर निगम में 12, और इनमें से एक क्या होना चाहिए? दिव्यांग होना चाहिए। इन सब की डिटेल हमने वहां पहले एक बेसिक जानकारी में हमने समझ ली थी। अब आपको उपधारा ध्यान रखनी, ये सब पॉइंट जो है, जो धारा 6 की उपधारा 1 में भी कै में क्या है? उल्लेखित है। ठीक है। अच्छा, एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज कि मनोनीत सदस्यों पर धारा 24 और धारा 35 के उपबंध लागू होंगे। और धारा 24 जो निर्हरताएं, डिस्क्वालिफिकेशन 24, और जो 35 है ये डिस्क्वालिफिकेशंस की बात करता, जो अपराधी होते हैं जिनको सजा मिल जाती है उनके बारे में बात चलती है। तो धारा 24 और धारा 35, अब ये धारा 24 में निर्हरताएं, डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, वो कौन सी है? जो सजा याफ्ता जो लोग होते हैं जिनको सजा हो जाती है। अब मैं 24 और 35 पर ज्यादा डिटेल पर अभी नहीं जाएंगे क्योंकि अपने को धारा 6 समझनी है, लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखिए निर्हरताओं से संबंधित बात करते हैं। जब हम 24 और 35 पढ़ेंगे तब आपको वापस याद दिला जाएगा कि हमने धारा 6 पढ़ी थी, 6 में भी उपधारा 1 पढ़ी थी, उपधारा 1 में भी क पढ़ा था, उसमें हमने मनोनीत सदस्य पढ़ा था, उसमें लिखा था कि 24 और 35 के उपबंध भी इन पर क्या होंगे? लागू होंगे। निर्हरताएं, डिस्क्वालिफिकेशन इन पर भी लागू होगी जैसे निर्वाचित सदस्यों के लिए होती है। अब देखिए, उक्त में से एक सदस्य दिव्यांग होना क्या है? अनिवार्य है। और 4/8/2021, 4/8 यानी अगस्त का महीना जो है उससे पूर्व उक्त संख्या में 4, 5 और 6 ये सब बता चुका हूं मैं। अगस्त 2021 से पहले नगर पालिका बोर्ड में 4, नगर परिषद में 5, नगर निगम में 6 था, लेकिन 4 अगस्त 2021 को इस संख्या को बदल दिया, 6, 8 और 12 कर दिया। ये हमने पूरा डिटेल पढ़ा था। चलिए अब हम बात करते हैं जो एक्स ऑफिशियो, जो पदेन सदस्य के बारे में डिटेल मैंने आपको समझाई थी, उसी को हम देखते हैं। विधानसभा सदस्य, निर्वाचन क्षेत्र के नगर पालिका बोर्ड, उसके विधानसभा क्षेत्र में ये उसका विधानसभा क्षेत्र है। एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना। तो ये क्या है? नगर पालिका बोर्ड। नगर परिषद, ये नगर परिषद और नगर निगम, उसके विधानसभा क्षेत्र में अगर इतना सा टुकड़ा भी आ रहा है
तब भी वो उसका क्या कहलाएगा, पदेन सदस्य कहलाएगा। और प्रतिनिधित्व और बिल्कुल उसे वोट देने का क्या है, अधिकार। लेकिन ध्यान रहे कि यहां जो लोकसभा का सदस्य है, ये निर्वाचन क्षेत्र के में, इसके निर्वाचन क्षेत्र में केवल कौन 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 आएगा, नगर परिषद और नगर निगम। आप उससे सवाल कर सकते हैं सर बोर्ड क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा होता, फिर उसमें बहुत सारी नगर पालिकाएं आ जाती, तो वो संभव नहीं होता उसके लिए मैनेज करना। तो नगर परिषद व नगर निगम में प्रतिनिधित्व एवं मत देने का क्या है, अधिकार। राज्यसभा सदस्यों को नगर पालिका में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। किस एक्ट के तहत, 2009 के एक्ट के तहत प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। ठीक है, ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है। जबकि 74वां संशोधन हमने पढ़ा था, उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें 74वें संशोधन में यह था कि राज्यसभा सदस्य भी क्षेत्र के आधार पर, जिस एरिया का वो मतदाता, उस एरिया में जो भी शहरी निकाय आता उसका वो पदेन सदस्य हो सकता है। लेकिन वो संवैधानिक ढांचा था। अब उसके अकॉर्डिंग हमारी राजस्थान नगर पालिका जो अधिनियम 2009 जो विधानसभा ने बनाया, उसमें राज्यसभा सदस्यों को मेंशन नहीं किया, तो केवल लोकसभा विधानसभा को मेंशन किया, इसलिए यहां पर इनका नेतृत्व नहीं है। लेकिन 74वें संशोधन में संवैधानिक ढांचे में तो लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने धारा 6 की उपधारा 1 पढ़ लिया, जिसमें वार्ड होंगे और न्यूनतम 13 होंगे। फिर उपधारा 1 का कैप पढ़ा, उसमें हमने निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य और पदेन सदस्यों के बारे में अध्ययन किया है। अब देखिए बात करते हैं उपधारा 2। प्रत्येक जनगणना के पश्चात अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन द्वारा वार्डों की संख्या पुनः अवधारित करेगी। प्रत्येक जनगणना, वैसे जनगणना लगभग कितने वर्षों में होती है, 10 वर्षों में होती है, हालांकि इस बार सरकार ने करवाई नहीं थी। और अब जैसे जब भी जनगणना होगी, वार्डों का फिर से एक परिसीमन किया जाएगा, पुनः निर्धारण किया जाएगा। और वह पुनः निर्धारण जो करेगी वो कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी। कौन करेगी, राज्य सरकार, क्योंकि जनसंख्या बढ़ जाती है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि वार्डों की संख्या वो जनसंख्या के आधार पर डिसाइड होगी, ना कि क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, तो अधिसूचना, वार्डों की संख्या अधिसूचना द्वारा, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा पुनः अवधारित करेगी, परंतु नगर पालिका की जो वर्तमान विद्यमान संख्या है वो प्रभावित नहीं होगी, बल्कि पुनः अवधारित संख्या आगामी चुनाव से लागू होगी। आप यूं समझिए कि ये कोई एक नगर पालिका है, ठीक है, और इसमें वर्तमान में 20 वार्ड है। कितने वार्ड है, 20 वार्ड है। अभी ये चल रही है। अब नई जनगणना हो गई, सरकार ने पुनः इसका निर्धारण कराया और पुनः निर्धारण कराकर यहां बोल दिया कि अब इस नगर पालिका में 25 वार्ड होंगे। कितने होंगे, 25। बट इस नगर पालिका का कार्यकाल अभी 3 वर्ष का ही हुआ है। कितने का हुआ है, 3 वर्ष का ही हुआ है। और अभी 2 वर्ष कार्यकाल क्या है, बचा हुआ। तो ये शेष बचे हुए कार्यकाल में तो विद्यमान संरचना, विद्यमान कितनी है, 20, वो 20 ही काम करेंगे। अब आगामी चुनाव 2 वर्ष बाद में जो भी नेक्स्ट चुनाव होगा वो फिर कितने वार्ड पर होगा, कितनी सीटों पर होगा, 25 सीटों पर होगा। क्लियर हो गया, आगामी चुनाव कितनी सीटों पर होगा, 25 सीटों पर होगा। ठीक है ना। तो वर्तमान भले ही नगर पालिका चल रही है, इसी बीच अगर पुनः निर्धारण हो गया और संख्या बढ़ गई तो बोला कि साहब 5 और संख्या शेष बच रहे हैं तो इन वार्डों में चुनाव करवा दो। नहीं, जो एज इट इज चल रही है वो एज इट इज चलेगी, उसका टेन्योर कंप्लीट होगा। फिर नेक्स्ट जो चुनाव होगा उसमें फिर जितनी संख्या बढ़ी है उसके अकॉर्डिंग फिर उसमें पूरा क्या होगा, चुनाव होगा। तो ये हमने देखा उपधारा 2 में ये वार्डों का पुनः निर्धारण। अब धारा 6 की हम क्या पढ़ रहे हैं, उपधारा 3। वार्डों की कुल संख्या नियत करते समय राज्य सरकार, कौन ध्यान रखेगी बताओ, राज्य सरकार महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग यानी बैकवर्ड जो कास्ट है के लिए सीटों के लिए क्या तय करेगी, आरक्षण तय करेगी। अब आपको पता ही है जो एससी, जो हमने पढ़ा अनुसूचित जाति, और जो एसटी है, इनका तो रिजर्वेशन किस आधार पर तय होगा, जनसंख्या के आधार पर, क्योंकि ये 74वें संविधान संशोधन में लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है जो बीसी, जो पिछड़े वर्ग है, इनका कौन तय करेगा, संबंधित राज्य का राज्य विधानमंडल तय करेगा कि साहब विधानमंडल तय करता है कि साहब यहां पर आरक्षण देना या नहीं देना। तो राजस्थान में विधानमंडल में केवल कौन है बताओ, विधानसभा है, ठीक है ना।
और इसने कितना तय किया है 21%। 21% से ज्यादा भी नहीं दे सकते, ये भी यहां पर रूल बना हुआ है। 21% तय किया, कितना परसेंट तय किया है 21% तय किया है। तो अब देखिएगा धारा 6 की उपधारा 3 ये कहती है कि वार्डों की कुल संख्या नियत करते समय राज्य सरकार महिलाओं, अब देखिए महिलाओं का रिजर्वेशन 74वें संविधान संशोधन में कितना दिया है 1/3 है, लेकिन राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में कितना कर दिया है इन्होंने 50% कर दिया। हालांकि इस पर क्या है स्टे जारी है, क्या जारी है स्टे, लेकिन एक्ट में तो लिखा हुआ है कितना परसेंट 50%, क्योंकि 74वें संशोधन में साफ लिखा कि 1/3 से तो कम आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। 1/3 तो मिनिमम होना ही चाहिए, उससे ज्यादा अगर चाहे तो विधानमंडल दे सकता। तो राजस्थान ने 50% दिया, हालांकि उस पर स्टे जारी, लेकिन एक्ट में तो लिख दिया 50%। तो आपको तो रूल का अकॉर्डिंग ध्यान रखना कि हाँ 50% आरक्षण की बात है। तो वार्डों की संख्या जब भी राज्य सरकार तय करेगी तो SC ST महिलाएं और पिछड़े वर्ग के सीटों का आरक्षण भी राज्य सरकार उस समय क्या करेगी तय करेगी। इस बात का विशेष करके आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो वार्डों का परिसीमन करते समय ये आरक्षण तय करने का काम ये उपधारा 3। अब उपधारा 4 क्या कहता है कि वार्डों की कुल नियत संख्या में से अनुसूचित जाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति यानी मैं ये कह सकता हूं ST के लिए आरक्षित स्थान, जो रिजर्व जो प्लेस जो सीटें हैं, आरक्षित स्थान यथासंभव उस नगर पालिका क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में होंगे। ये बात पहले से मैंने बता दिया कि ये जो SC और ST का रिजर्वेशन होगा ये किसके आधार पर होगा, जनसंख्या के आधार पर। आप यूं समझिए कि एक कोई नगर पालिका क्षेत्र है, जैसे ये कोई नगर पालिका क्षेत्र है, ठीक है। यहां पर मान लीजिए 100 जो लोग रहते हैं, जनगणना में एक कैलकुलेशन करते हैं। और हाँ मोनिका जी, ये हर दिन यही टाइम रहेगा, शाम को 7 बजे हमारी लाइव क्लास होती है ऐप में, हालांकि ये रिकॉर्डेड भी आपको मिलेगी। लाइव क्लास का हमारा उद्देश्य इतना रहता है कि आप जब पढ़ते हैं तो आपको कोई भी उस दौरान कोई डाउट होता है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखकर उससे संबंधित सवाल पूछ सकते हैं, ताकि उसको थोड़ा सा फिर से कुछ अच्छा एग्जाम्पल देकर आपको दोबारा समझाया जा सके, जिससे आपको पढ़ने में थोड़ी सी आसानी रहेगी, ठीक है। रोज प्रतिदिन 7 बजे आपकी लाइव क्लास रहेगी, नोटिफिकेशन आपको ऐप में मिल जाएगा, ये ऐप के अंदर ही लाइव क्लास रहेगी। अब देखिएगा कि उपधारा 4 जो है वो क्या कहती है कि जैसे मान लीजिए किसी नगर पालिका क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है, यहां पर 100 है, कितनी है 100 है, ठीक है। अब 100 जो हमारी जनसंख्या, इनमें से मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि 15 जो लोग हैं वो SC के हैं और 15 ही लोग किसके हैं बताओ ST के हैं, यानी इसका 15% SC के लोग हैं और 15% ही किसके हैं ST के। तो 15 सीटें तो किसकी डिसाइड होगी SC की, और 15 सीटें किसकी डिसाइड हो जाएगी SC की। जितनी जनसंख्या होगी उसके प्रतिशत के हिसाब से यहां पर जनसंख्या क्या होगी डिसाइड होगी। तो ये कहती है उपधारा 4 कि SC ST को जनसंख्या के आधार पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब देखिए बड़ी महत्वपूर्ण है इसकी उपधारा 5। धारा 6 जो है उसकी उपधारा 5 क्या कहती है, पिछड़े वर्ग के लिए यानी जो बैकवर्ड कास्ट है उसके लिए आरक्षित स्थानों का प्रतिशत इतना होगा जितना अनुसूचित जातियों और जनजातियों यानी SC और ST की सम्मिलित जनसंख्या का प्रतिशत उस नगर पालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या के 50% से कम पड़ता है। अब ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इसको बहुत बारीकी से आपको समझना है कि जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनका रिजर्वेशन कितना होगा। मैंने कहा ना 21% से ज्यादा हो नहीं सकता, 21% से ज्यादा हो नहीं सकता, इसका मतलब 21 से कम भी हो सकता, बिल्कुल। अब वो कैसे होगा, तो पहले तो आप ये डिसाइड कर लो कि जैसे ये रिजर्वेशन एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि SC और ST है, इसमें तो कुल जनसंख्या में जो SC ST की जितनी जनसंख्या होगी उसके अनुपात में स्थानों का क्या हो गया संख्या डिसाइड। मैंने अभी कहा कि 100 लोग रहते हैं एक नगर पालिका क्षेत्र में, 15 लोग SC के हैं, 15 लोग ST के हैं, तो 15 सीटें SC को चली जाएगी और 15 किसको चली जाएगी आपके ST को चली जाएगी। अब देखिए मैंने कहा 100 है तो 15 SC की और ST की भी कितनी है 15, ठीक है ना।
तो टोटल कितनी हो गई 30। अब यहां क्या लिखा है कि 50% से कम पड़ता है, तो आप ये मान के चलिए कि एक नगर पालिका क्षेत्र में जनसंख्या कितनी है 100, कितनी है 100। अब इसमें से 30% तो कौन सीटें लेकर चले गए एससी और एसटी के, पीछे कितनी बची 70। तो ये यहां पर फॉर्मूला क्या कहता है कि क्षेत्र की कुल जनसंख्या कितनी है 100 के 50% में जितना कम पड़ता है उतना ही उसको मिलेगा। यानी एक नगर पालिका क्षेत्र की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 50%, यानी एक नगर पालिका क्षेत्र में टोटल जनसंख्या कितनी है 100, उसका 50% कितना हुआ 50 में 50% में जितनी कम पड़ती है उतनी ही बीसी को दी जाएगी। यानी ये टोटल 100 है, ये इसका आधा कितना हो गया 50, 50 में कम कितनी पड़ती है, तो मेरे को 100 में से 30 तो हमने किसको दे दी एससी और एसटी को दे दी, तो 50 में से -30 कर दो, पीछे कितनी बची 20 बची। तो कुल जनसंख्या ये 100 कुल के 50%, यानी ये 50 संख्या, उनमें से जो कम पड़ता है यानी कम किसका, उसमें से माइनस करना पड़ेगा ना एससी और एसटी का, तो एससी एसटी इसमें से माइनस कर दो 50 में से। अब कितना कम पड़ा 20, तो 20C को यानी बैकवर्ड कास्ट को कितना रिजर्वेशन दे दिया जाएगा 20% आरक्षण दे दिया जाएगा। तो 15 हो गया एससी का, 15 हो गया एसटी का, और 20% क्या हो गया पिछड़े वर्ग का क्या हो गया आरक्षण। जितनी संख्या है उसका 50%, उनमें एससी एसटी का रिजर्वेशन माइनस कर दो, शेष बचा हुआ जो है। अब मैं यहां पर एक एग्जांपल ये भी दे सकता हूं कि मान लो एससी के हैं 10 और एसटी के भी कितने हैं 10, ठीक है ना। अब देखिए टोटल कितने हुए 20। अब इस क्षेत्र की जनसंख्या 100, उसका आधा कितना हुआ 50, 50 में से 20 करे माइनस, पीछे कितने बचे 30। तो क्या बैकवर्ड कास्ट को 30 दे सकते हैं क्या, नो, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 21% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो यहां पर 20 सीटें तो एससी एसटी के लिए रहेगी और 21% सीटें किसके लिए रहेगी बैकवर्ड कास्ट के लिए, यानी पिछड़े वर्ग के लिए। यहां पर 30 नहीं देंगे क्योंकि पिछड़े वर्ग को 21% से ज्यादा आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। जी मोनिका जी, लास्ट में आपसे बात करते हैं, बिल्कुल आप पूछिएगा। अब देखिएगा पिछड़े वर्ग जो है, पिछड़े वर्ग का स्थान देखिए 50% में से एससी एसटी की सम्मिलित जनसंख्या का प्रतिशत, जो भी 50% है उसमें उस 50% के अंदर ही आपको रिजर्वेशन देना है। आपको 50% के अंदर ही आपको क्या देना है रिजर्वेशन देना है, इस बात का ध्यान रखना। उस 50% में आपका एससी एसटी भी शामिल रहेगा। जो शेष बच जाएगी एससी एसटी के बाद में वो आपको पिछड़े वर्ग को सीटें प्रदान करनी है, लेकिन ध्यान रहे 21% से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा उदाहरण, किसी नगरपालिका क्षेत्र की कुल सीटें 100 मैंने अभी बता दिया, जिसमें जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति की 15 और जनजाति की भी कितनी सीटें हैं 15, तो पिछड़े वर्ग की सीटें कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। वो आसान सा जो मैंने समझा है उसी को पैराग्राफ में ये देखो। अनारक्षित सीटें, अनारक्षित का मतलब है जो रिजर्व नहीं है ना, आरक्षित का मतलब है जो रिजर्व है। तो 100 में से 50 तो अनारक्षित होगी यानी जनरल होगी, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे एससी एसटी ओबीसी कोई भी लड़ सकता है, और 50 हो गई रिजर्व, उनमें से 15 चली गई एससी की और 15 चली गई एसटी की, तो टोटल 30 तो ये रिजर्व हो गई। और बीसी के लिए 50 में से 30 एससी एसटी माइनस करोगे तो कितनी रह गई 20, तो ये 30 और 20 50 हो गई रिजर्व और 50 ही हो गई अनरिजर्व यानी अनारक्षित सीटें हो गई टोटल 100। परंतु पिछड़े वर्गों का इस प्रकार आरक्षित स्थान मोस्ट इंपोर्टेंट 21% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि किसी एरिया के अंदर 100 सीटें हैं और अगर उनका 50% हम करें, उनमें से साहब एससी एसटी को तो 5 ही सीटें मिली, जनसंख्या बहुत ही कम है, अब साहब 45 बच गया तो ओबीसी बीसी को जो 45% रिजर्वेशन दे दो, नो, इसको बीसी को कितना मिलेगा 21% ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता। नेक्स्ट देखिए, अब ये तो थी 50% तक कंडीशन। अब इसके आगे की बात करते हैं। परंतु यदि किसी क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी एसटी की सम्मिलित जनसंख्या कुल जनसंख्या का 70% से कम है, यानी किसी नगरपालिका क्षेत्र में कुल जनसंख्या कितनी है 100, ठीक है ना। इस 100 में से
यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये जो 100 जनसंख्या है, इस 100 जनसंख्या में से क्या लिखा कि 50, तो वैसे मैंने पिछली बार में क्या पढ़ा हमने पैराग्राफ में कि 50% में से SC/ST का कैलकुलेशन निकलेगा, पीछे बचा हुआ जो BC का निकल जाएगा। अब कह रहा 70% से कम है, यानी 50 से ज्यादा है और 70 से क्या है, कम है। भाई 70 का मतलब 50 में के अंदर है, तो हमने पहले कैलकुलेशन निकाल दी, लेकिन अगला तो कह रहा 70% से कम, से 70 का मतलब 50 से ज्यादा है और 70 से क्या है, कम। तो पिछड़े वर्ग के लिए एक स्थान, देखो एग्जामिनर यहां पर प्रतिशत कर सकता आपके सामने, तो ये यहां पर प्रतिशत को काट देना, प्रतिशत नहीं होगा, स्थान, एक स्थान। यानी अगर किसी एरिया में मान लो SC की सीटें तो हो गई मान लो उदाहरण के तौर पर 30 और SC/ST की सीटें भी कितनी हो गई, 30, यानी टोटल सीटें रिजर्व जनसंख्या के आधार पर है। 100 में से 30% SC के लोग रहते हैं, 30% ही ST के लोग रहते हैं। तो अब मान लीजिए 60 लोग तो SC/ST के लिए चले गए, तो अब फिर बताओ BC को यानी पिछड़े वर्ग को कितना आरक्षण दोगे। तो यहां एक फॉर्मूला काम करेगा, यानी 50% से ज्यादा है लेकिन 70 से क्या है, कम। तो केवल BC के लिए कितनी सीट होगी, एक पिछड़े वर्ग के लिए कितनी सीट होगी, केवल एक सीट ही रिजर्व रहेगी, 1% नहीं, केवल एक सीट ही क्या रहेगी, रिजर्व रहेगी। क्लियर हो गया ये बात। देखिए यदि अनुसूचित जाति और जनजाति की सम्मिलित जनसंख्या 50% से कम हो तो BC का आरक्षण 50% में से माइनस SC/ST का कर दो, और जो बचा हुआ रहेगा उसमें 21% से ज्यादा आप नहीं दे सकते, ये आरक्षण आप देंगे। लेकिन आगे क्या लिखा कि 70% से कम हो, यानी 50 से ज्यादा है लेकिन 70 से क्या है, कम है, तो BC का आरक्षण एक सीट आरक्षण, 1% नहीं, एक सीट आरक्षण क्या है, अनिवार्य। 50 से ज्यादा लेकिन 70 से क्या है, कम है। और 70% से ज्यादा अगर है तो BC को कोई आरक्षण नहीं होगा। अब मान लो किसी एरिया के अंदर, यहां पर जैसे मैंने कहा कि SC की सीटें हैं मान लो 35 और ST की सीटें हैं मान लो 40, तो टोटल कितनी हो गई, 75। अब इस एरिया में 100 की जनसंख्या है, 100 में से SC/ST की सीटें कितनी आ रही है, 75। जनसंख्या ज्यादा, जैसे आप इधर डूंगरपुर बांसवाड़ा चले जाइए, वहां जनजाति के लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, 70% से ज्यादा वहां पर वही लोग रहते हैं। तो किसी एक नगर पालिका क्षेत्र में अगर 70% से ज्यादा SC/ST के लोग रहते हैं, तो अब आपको, क्योंकि SC/ST को तो जनसंख्या के आधार पर आपको रिजर्वेशन देना ही पड़ेगा, चाहे वो 80% है चाहे वो 100% है, आपको रिजर्वेशन देना ही पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही कि अगर 70% से ज्यादा अगर SC/ST की जनसंख्या आ रही है तो फिर आप ये पिछड़े वर्ग को कितना आरक्षण दोगे। तो जब 70% से ज्यादा अगर SC/ST की जनसंख्या आ गई तो फिर पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण अनिवार्य नहीं है। 50% है, 50 से कम है, तो SC/ST का जितना हो गया उसमें से जो माइनस निकलेगा उतना पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिल जाएगा, पर 21% से ज्यादा नहीं। 50 से ज्यादा जनसंख्या SC/ST की लेकिन 70% से कम है तो केवल एक ही सीट पिछड़े वर्ग को मिलेगी। लेकिन SC/ST की जनसंख्या 70% से ज्यादा है तब पिछड़े वर्ग को कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। ये उपधारा 5 बहुत ही महत्वपूर्ण थी, इसका रिजर्वेशन था। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं उपधारा 6 पर। जो धारा 6 पढ़ रहे हैं इसकी उपधारा 6, आरक्षित सीटों में 50% जो भी सीटें रिजर्व हो गई, चाहे SC की ST की जो भी सीटें रिजर्व, जैसे मान लो SC की 20 सीटें रिजर्व हुई और ST की भी कितनी सीटें 20, तो उनमें से आधी यानी 20 में से 10 कौन होगी, वोमेन होगी, और यहां पर भी 10 कौन होगी, वोमेन होगी। ये विशेष करके आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है ये विशेष। तो 50% उसी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। ऑल ओवर 100 सीटें हैं, उनमें से SC की 10 महिलाएं आ जाएगी, ST की 10 महिलाएं आ जाएगी। मान लो उदाहरण के तौर पर कि 10 जो सीटें हैं वो BC के लिए हैं, तो इनमें से 5 कौन हो जाएगी, वोमेन हो जाएगी। अब बाकी जो बची हुई है, जैसे ये 25 तो महिलाएं हो गई, अब 5 बाकी जो 50 सीटें जो अनारक्षित है, जो जनरल के लिए है, उनमें से 25 कौन हो जाएगी, महिलाएं। तो 25 और 25 कितनी हो गई, टोटल 50 हो गई। तो ठीक है, तो ये ध्यान रहे 50% उसी वर्ग, हर कैटेगरी में जितनी सीटें जिसकी रिजर्व होगी उसकी 50% कौन होगी, महिलाएं होगी, चाहे SC हो चाहे ST हो चाहे पिछड़ा वर्ग हो। ठीक है ना। और जो
अनारक्षित सीटें जो है जो जनरल के लिए, उनमें भी 50% कौन होगी, महिलाएं होगी। ठीक है, तो ये विशेष करके आपको ध्यान रखना। धारा 6 की उपधारा 6 उस कैटेगरी की महिलाओं के लिए बात करती। अब यहीं पर उपधारा 7 लिखी हुई है कि कुल सीटों में 50% महिलाओं के लिए आरक्षित। तो धारा उपधारा 6 तो कह रही है कि हर कैटेगरी में 50% महिलाएं होनी चाहिए, और उपधारा 7 उसी बात को कहता कि ऑल ओवर सीटें कितनी है, 100, उनमें से 50% कौन होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए। उपधारा क्या कहती है, 7 कहती है। ये कैलकुलेशन मैंने निकाल दिया आपके सामने। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, उपधारा 8 क्या कहती है, धारा 6 की, कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 34 प्रभावहीन हो जाए तो उपधारा 3, 5 और 6 में स्थानों का जो भी आरक्षण हमने दिया है SC ST का, वो भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मैं इस बात को पूरा लिख देता हूं, समाप्त हो जाएगा। अब ये 334 क्या, मैंने पहली क्लास जो पिछली हमारी जो क्लासें थी उसमें भी मैंने आपको समझा था कि 334 जो अनुच्छेद है ये 10 वर्ष तक आरक्षण की बात करता है लोकसभा और विधानसभा में। लोकसभा में आरक्षण है SC और ST को, और विधानसभा में भी आरक्षण है SC और ST को। OBC को कोई लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण नहीं है, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है ना। तो ये जो आरक्षण है उसको राजनीतिक आरक्षण कहते हैं। ये हर 10 साल बाद में संसद बढ़ाती है, अस्थायी है, स्थायी नहीं है। तो 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तब ये आरक्षण, तो 50 के बाद 60, 70, 80, 90, 100, 2000, 2010, 2020 आने से पहले ही 2019 दिसंबर के महीने में संसद ने संविधान में संशोधन कर दिया, और 104वां संशोधन 2019, और इस SC और ST के आरक्षण को आगामी 2030 तक, 26 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया। तो जब तक 334 के तहत ये 10-10 वर्ष का आरक्षण चलता रहेगा SC ST का, तब तक इन नगर पालिका के अंदर भी SC ST का जनसंख्या के आधार पर आरक्षण चलेगा। जिस दिन हमारी संसद ने अनुच्छेद 334 के तहत SC ST का आरक्षण नहीं बढ़ाया लोकसभा विधानसभा के लिए, तो यहां पर भी ये आरक्षण क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो जितना उधर रहेगा उतना ही इधर रहेगा। उसके बाद अगर लोकसभा और विधानसभा में समाप्त हो गया तो नगर पालिका में भी SC और ST का जनसंख्या के आधार पर आरक्षण क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इस आरक्षण को राजनीतिक आरक्षण कहा जाता है। अब देखिए धारा 6 की उपधारा 9 क्या कहती है कि आरक्षित यानी रिजर्व सीटें, अनारक्षित यानी अनरिजर्व सीटें, सभी स्थान प्रत्यक्ष। अब देखिए स्थान का मतलब यहां पर हम कह सकते हैं वार्ड। क्या कह सकते हैं, वार्ड। जो भी वार्ड से मेंबर चुने जाएंगे वो सभी मेंबर, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी से हो चाहे अनरिजर्व कैटेगरी से हो, सभी मेंबर डायरेक्ट जनता द्वारा चुने जाएंगे। जैसे वार्ड नंबर 5 की सीट है वो SC कैटेगरी के लिए रिजर्व है, वार्ड नंबर 6 की सीट है वो ST कैटेगरी के लिए रिजर्व है, वार्ड नंबर 7 की सीट है वो पिछड़े वर्ग के लिए रिजर्व सीट है। तो वहां पर भी जो मेंबर चुनकर आएगा वो प्रत्यक्ष चुनकर आएगा। और वार्ड नंबर 8 में मान लीजिए जनरल सीट है, वहां पर भी जो मेंबर आएगा वो कैसे चुनकर आएगा, प्रत्यक्ष चुनकर आएगा। तो सभी स्थान चाहे रिजर्व हैं चाहे अनरिजर्व हैं, प्रत्यक्ष ही क्या होगा, इलेक्शन होगा। ये थी हमारी धारा 6 जो बड़ा विस्तार था, इनकी सीटों का किस प्रकार से डिवाइडेशन यानी संरचना स्ट्रक्चर हमने पढ़ा। अब बात करते हैं हम धारा 7 की यानी पदावधि की, टर्म ऑफ ऑफिस की, कार्यकाल। यानी जो ये सदस्य, ये जो नगर पालिका जो संस्था होती है इसका कार्यकाल कितना होता है। इसमें दो ही उपधारा, उपधारा 1 और उपधारा 2। अब देखिए पहले उपधारा 1 क्या कहते हैं, कार्यकाल की गणना। उसका कार्यकाल को गणना कैसे करनी है, कैसे कि नियम कहता है कि नगर पालिका का कार्यकाल उसकी पहली बैठक यानी फर्स्ट मीटिंग की तारीख से शुरू होता है, जो अधिकतम कितने वर्ष तक चलेगा, 5 वर्ष तक चलेगा। 5 वर्ष से ज्यादा नहीं चलेगा। हर 5 साल में चुनाव कराना अनिवार्य है। लेकिन अभी वर्तमान की बात करें, राजस्थान में वर्तमान राज्य सरकार चुनाव नहीं करा रही है। कई संस्थाओं का 5 साल का टर्म पूरा हो चुका है, लेकिन सरकार का यह मानना है कि एक स्टेट में यानी 1 स्टेट 1 इलेक्शन, हम बार बार खर्चा नहीं करेंगे, एक बार में चुनाव करेंगे। ये कोर्ट में भी हवाला दिया गया, तब कोर्ट ने कहा कि ठीक है आप ये कुछ समय के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा सकते हो। तो ये एक अलग मैटर हो गया कि सरकार को एक रीजन देना पड़ा। बाकी उनका कार्यकाल अधिकतम कितना होगा, 5 वर्ष होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये कार्यकाल की गणना कहां से होगी, पहली बैठक से। अब जैसे एग्जामिनर आपके सामने क्या करेगा, निर्वाचित होने की तारीख से,
ठीक है ना, शपथ लेने की तारीख से, है ना, चुनाव की घोषणा होने की तारीख से, पहली बैठक होने से, तो उत्तर क्या बताना है, पहली बैठक से। निर्वाचन, सामान्य निर्वाचन के पश्चात नगरपालिका के निर्वाचित सदस्यों की, जब इलेक्शन होने के पश्चात नगरपालिका के निर्वाचित सदस्य जो आते हैं, वो जब जिस दिन पहली बार बैठते हैं वही क्या होती है बताओ, पहली बैठक होती। इसी को नॉर्मल टर्म कहते हैं, यानी पहली बैठक से 5 वर्ष तक। अब देखिए इसी धारा 7 की उपधारा 2 पढ़ते हैं अपन, क्या है कि अगर कोई नगरपालिका 5 साल पहले, जो हमने कहा पहली बैठक से 5 वर्ष तक का कार्यकाल होता, 5 साल पहले ही विघटित हो गई, 5 साल पहले उसका कार्यकाल क्या हो गया, समाप्त हो गया, तो जो नई नगरपालिका गठित, बिल्कुल राज्य सरकार को पावर है, 5 साल पहले नगरपालिका को भंग कर सकती है ना, जो भी उसका नगरपालिका को अपना पक्ष रखने का अधिकार है, पक्ष रख दिया। उसके बाद अगर राज्य सरकार को लगता है कि नहीं ये पक्ष इनका ठीक नहीं है, तो उसको समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ये राज्य सरकार का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। अगर 5 साल पहले नगरपालिका भंग हो गई, उसकी जगह नई नगरपालिका का अगर चुनाव करवाया, तो ध्यान रहे वो शेष अवधि के लिए होगा, पूरे 5 साल के लिए नहीं होगा। ये धारा 7 की उपधारा 2 कहती है। तो देखिए, यदि कोई नगरपालिका अपना 5 साल का समय पूरा करने से पहले ही किसी कारणवश भंग यानी विघटित हो जाती है, किसी कारणवश भंग हो जाती है यानी विघटित हो जाती है, तो नई नगरपालिका दोबारा चुनाव होने पर नई नगरपालिका बनेगी और वह पूरे 5 साल के लिए नहीं बनेगी। किसके लिए बनेगी? शेष समय के लिए। रिमेनिंग जो टर्म होगा, यानी नवगठित नगरपालिका शेष समय के लिए ही होगी। यानी पिछली नगरपालिका का कार्यकाल 2 वर्ष हो चुका है, तो अब नई नगरपालिका आगामी 3 वर्ष के लिए ही आएगी। परंतु ध्यान रहे, जो सामान्य निर्वाचन होता है पहली बैठक से 5 साल कार्यकाल है, उसमें मान लीजिए 4.5 साल कार्यकाल पूरा हो चुका है, अब 6 महीने का टर्म बचा है, क्योंकि उपचुनाव 6 महीने में करवाना होता है, तो 6 महीने का समय बचा हुआ, उस दौरान चुनाव कराना अनिवार्य नहीं है। वह जरूरी अब 6 महीने, क्योंकि आम निर्वाचन होने वाला है, तो इसलिए 6 महीने अगर टर्म में बचा है तो उसमें चुनाव कराना अनिवार्य नहीं रहेगा। तो ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए धारा 8 पढ़ते हैं। नगरपालिका का शासन, नगरपालिका का शासन वह नगरपालिका में कैसे निहित होगा। देखिए 2 चीजें होती है, एक होता है शासन और एक होता है प्रशासन। एक होता है शासन, दूसरा क्या होता है? प्रशासन। शासन जो होता है वो नीति निर्माता होता है, यानी जो नीतियों का निर्माण करता है वो शासन होता है, और प्रशासन का मतलब है नीति का क्रियान्वयन। नीति का क्रियान्वयन, जैसे आपने ये देखा होगा कि जो नीति का क्रियान्वयन, इसका मतलब यहां पर क्या हो गया कि जैसे सरकार होती है, सरकार में जैसे एक मंत्री होता है, तो मंत्री जो होते हैं वो नीति निर्माता होते हैं, तो वो शासन करते हैं। अब एक कैबिनेट मंत्री के साथ एक पढ़ा लिखा आईएएस जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, जो प्रमुख शासन सचिव कहलाता है, वो उस नीति का क्या करेगा? जो नीति निर्माता, जो मंत्रियों ने जो नीति बनाई, उस नीतियों का जो लागू करना, क्रियान्वयन करने का काम कौन करेगा? प्रशासन करेगा, उनके सेक्रेटरी करेंगे। तो ये ध्यान रहे कि नगर पालिका का, देखिए एग्जामिनर यहां पर क्या करेगा, आपके सामने यहां प्रशासन लिखेगा और आपको कंफ्यूज करने का प्रयास करेगा, तो ये कट करना आपको। नगर पालिका का जो शासन है वो नगर पालिका में निहित होगा। नगर पालिका में भी किस में निहित होगा? अध्यक्ष में निहित होगा। नगर पालिका बोर्ड है तो नगर पालिका का अध्यक्ष, नगर परिषद है तो नगर परिषद के अध्यक्ष में, नगर निगम है तो नगर निगम के महापौर, जो उस संस्था का चेयरमैन होगा, मेयर होगा, ठीक है ना, उसी के अंदर ही वो शक्ति क्या होगी? निहित होगी। यानी वही उसके लिए नीति का क्या करेगा? निर्माण के लिए कार्य करेगा। तो देखिए किसी नगर पालिका का नगर पालिका शासन, नगर पालिका चाहे बोर्ड है, नगर परिषद है, नगर निगम है, उसके अध्यक्षों के माध्यम में ही निहित होगा। यानी उसके लिए नीति निर्माता जो होगा वो कौन होगा? अध्यक्ष ही होगा। ठीक है, ये ध्यान रहे। वहां प्रशासन करके एग्जामिनर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, इस बात का विशेष करके ध्यान रखना है। तीनों में अध्यक्ष के माध्यम से ही शासन किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए धारा जो 9 है,
अभी हमने आज जब कक्षा प्रारंभ करी तब मैंने उस दौरान भी बताया था कि वहां पर भी वार्ड यानी जो स्थान शब्द है उसके लिए वार्ड आया था और यहां पर भी वार्ड। अब प्रैक्टिकली यहां वार्ड का विभाजन किया गया है। तो वार्ड की जो परिभाषा, वार्ड कैसे बनता है, इसीलिए मैंने कहा कि अगर एग्जाम में धारा 6 भी आ गई और धारा 9 भी आ गई तब आपको उत्तर क्या देना है, धारा 9 देना है, क्योंकि वार्ड की स्पेसिफिक चीजें हैं वो धारा 9 में ही दी गई है। तो देखिए, एक नगरपालिका, जैसे हमने ये एक पूरा बॉक्स बनाया है, ये नगरपालिका, इसमें जो बॉक्स बने हुए ये सारे वार्ड है, वार्ड नंबर 1 2 3 ऐसे वार्ड बटे हुए हैं, ठीक है ना। जैसे ये यहाँ पर एक एरो बना हुआ, इसको वार्ड कहते हैं। एक बॉक्स यहाँ पर वार्ड है, ये इतने सारे वार्ड है। तो ये एक नगरपालिका का पूरा भौगोलिक क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा एक एरिया है। इस एरिया को वार्ड में बांटा जाता है, इसी को क्या कहते हैं, वार्ड में विभाजन। अब ये कैसे बांटा जाएगा, जनसंख्या के आधार पर, सिंपल। इसमें क्षेत्रफल के आधार पर नहीं होगा, जनसंख्या के आधार पर बांटा जाएगा। तो देखिए, उपधारा 1(9) की क्या कहती है कि धारा 6 की उपधारा 1, धारा 6 की उपधारा 1 हमने पढ़ा था। उसमें क्या था कि जो वार्ड जो है उसमें न्यूनतम कितने सदस्य, एक नगरपालिका क्षेत्र में न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए या कितने वार्ड होने चाहिए, 13 वार्ड होने चाहिए, यानी 13 सदस्य तो होने ही चाहिए। तो देखिए, धारा 6 की उपधारा 1 के अधीन नगरपालिका के लिए नियत कुल स्थानों की संख्या बराबर वार्डों में विभाजित किया जाएगा, क्योंकि वो जो धारा 6 हमने पढ़ी उसकी उपधारा 1 में मिनिमम संख्या कितनी बताई, 13। लेकिन जो वो 13 तो मिनिमम है, लेकिन आगे क्या लिखा कि वो जो जनसंख्या के आधार पर ही वार्ड बांटे जाएंगे। किस आधार पर बांटे जाएंगे, जनसंख्या के आधार पर बांटे जाएंगे। कम से कम 13 वार्ड तो होने ही चाहिए। तो ये भौगोलिक क्षेत्र है। अब ये जो क्षेत्र में वार्ड बटे हैं, ये किस आधार पर बटे हैं, जनसंख्या के आधार पर। तो धारा 9 तो कहती है वार्डों का विभाजन, लेकिन इसमें धारा 9 में भी हमें एक चीज पढ़नी पड़ेगी, क्या कि धारा 6 की उपधारा 1 जो है ना, वो कहती है कि बराबर बराबर। जैसे आपने 1,000 का आंकड़ा रखा तो 1,000 में पूरी सबको जनसंख्या को 2,000 हजार का आंकड़ा रखा तो आपको 2,000 हजार का रखना पड़ेगा, सब में बराबर। ऐसा नहीं कि इसमें 4,000 के ऊपर वार्ड बना दिया और इस पर 1,000 पे वार्ड बना दिया। 9 जनसंख्या के बराबर बराबर जो जितनी जनसंख्या होती है उसके हिसाब से एक फिक्स क्राइटेरिया करके फिर हर वार्ड 2,000 हजार या 3,000 हजार की जनसंख्या पर एक एक वार्ड बनेगा, ठीक है ना। तो 3,000 की एक पर 3,000 पे 2, 3,000 पे 3, 4, 5 ऐसे चलेगा, ठीक है। चलिए, अब धारा 9 की उपधारा 2 क्या कहती है कि प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधित्व उस वार्ड की जनसंख्या के आधार पर होगा और उसका अनुपात यथासंभव वही होगा जो नगरपालिका के स्थानों की कुल संख्या का उसकी जनसंख्या के साथ है। बहुत ही बेसिक है कि उस वार्ड का प्रतिनिधित्व यानी नेतृत्वकर्ता जो वार्ड मेंबर होगा वो उस वार्ड की जनसंख्या के आधार पर होगा कि एक जनसंख्या पर, मान लीजिए यहां पर लिख दिया कि 3,000 की जनसंख्या पर एक मेंबर चुना जाएगा। तो बिल्कुल जो यहां पर ये प्रतिनिधित्व करने वाला है वो जनसंख्या के आधार पर वो 3,000 की जनसंख्या का क्या करेगा, नेतृत्व करेगा। तो बहुत आसान, हर एक वार्ड जो प्रतिनिधित्व करेगा उसमें से वो जनसंख्या के आधार पर अपने अपनी जनसंख्या का क्या करेगा, नेतृत्व करेगा। अब देखिए, बात करते हैं धारा 10 की जो वार्डों का अवधारण है। देखिए कैसे, राज्य सरकार के आदेश के द्वारा, इसमें उपधारा 1 जो क्या कहती है, राज्य सरकार के आदेश द्वारा कि वार्डों की संख्या, शहर में कुल कितने वार्ड होंगे, जैसे धारा 9 में हमने पढ़ा, धारा 9 में पढ़ा कि सीटें बराबर होगी और किस आधार पर होगी, जनसंख्या। और जनसंख्या की बात कहाँ लिखी हुई है, धारा 6 में। किस में लिखी हुई है, धारा 6 में लिखी हुई है। और 6 में तो लिखा हुआ जनसंख्या के आधार पर वार्ड बांटने का जो तरीका है वो धारा 9 में लिखा हुआ। 6 में तो लिखा हुआ जनसंख्या के आधार पर वार्ड बनेंगे और वार्ड बांटने का जो प्रोसेस है वो धारा 9 में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो सभी जनसंख्या के आधार पर बराबर बांटा जाएगा, ये धारा 9 में लिखा हुआ है। अब दूसरा, सीमाओं का निर्धारण, तो एक तो वार्डों की संख्या के आधार पर निर्धारण हो गया, ठीक है ना। फिर वार्ड का निर्धारण सीमा के आधार पर कि किस गली या मोहल्ले तक कौन सा वार्ड रहेगा, इसकी सटीक बाउंड्री तय करना कि भाई जनसंख्या तो है लेकिन इस वार्ड के अंदर ये, जैसे ये कोई एक वार्ड है, ठीक है ना। अब इसमें
ये फलानी गली तक ये वार्ड रहेगा, उसके बाद में ये नगर पालिका चल रही है, ये वार्ड नंबर 2 यहाँ से चालू हो जाएगा। इस गली के अंदर भी मान लीजिए, आप यूँ समझिए, थोड़ा सा मैं थोड़ा डिटेल में इसको समझा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये पूरा एक वार्ड है, लेकिन ये एक गली है, लेकिन इस गली में केवल यहीं तक ये वार्ड है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर बंट रहा है ना, ये किस आधार पर बंट रहा है, जनसंख्या। अब 3000 की जनसंख्या मान लीजिए यहीं तक ही पूरी हो गई, 3000 की जनसंख्या जो है वो मान लीजिए यहीं तक ही पूरी हो गई, तो ये यहीं तक, तो हर गली गली के अंदर भी घरों की संख्या तक होता है, किस गली तक, ये सीमा निर्धारण होता है। अब ऐसे तो कैसे पता चलेगा, शहर तो पूरा एक जनसंख्या में रहता ही है। अब हर वार्ड बढ़ता जाएगा, तो हर वार्ड की एक एक की फलानी, इस मोहल्ले की गली नंबर 4 तक वार्ड नंबर 1 रहेगा, फिर गली नंबर 5 से वार्ड नंबर 2 चालू हो गया, फिर गली नंबर 11 से वार्ड नंबर 3 चालू हो गया, गली नंबर 15 से वार्ड नंबर 4 चालू हो गया। उसको सीमा निर्धारण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, सीमा निर्धारण। ये अवधारण जो होता है ये वार्ड धारा 10 में लिखा हुआ है, वार्डों की संख्या और कितने वार्ड होंगे और सीमाओं का निर्धारण आगे लिखा है। इस धारा 10 में जो है उपधारा 1 हम पढ़ रहे हैं, उसमें क्या गड़े पढ़ रहे हैं। ग क्या कहता है, आरक्षित स्थानों की संख्या जनसंख्या के अनुपात में एससी और एसटी के लिए कितनी सीटें होगी, और बीसी या ओबीसी नहीं है, बीसी बैकवर्ड लिखा हुआ वहां पर, हालांकि होता वही है, लेकिन वहां पर यह शब्द लिखा हुआ पिछड़ा वर्ग, अन्य शब्द नहीं लिखा हुआ, तो हमें नहीं मानना है। पिछड़े वर्ग के लिए 20 सीटें तय करना। तो आरक्षित स्थानों की संख्या की जितने वार्ड बन गए, धारा 10 साफ अक्षरों में कहता है कि वार्डों की अवधारण तय करना है कि वार्ड एक तो जनसंख्या के आधार पर, फिर इनका सीमा चिन्ह कौन सी गली तक रहेगा, और फिर जितने वार्ड हैं उनमें कितने वार्ड आरक्षित है, कितने वार्ड रिजर्व हैं, एससी के लिए, एसटी के लिए और पिछड़े वर्ग के लिए। यह सब जो डिसाइड होता है वो कौन से धारा के तहत होता है प्यारे विद्यार्थियों, धारा 10। तो वार्डों का सीमा निर्धारण, वार्डों की संख्या, और देखिए धारा 6 में तो हमने पढ़ा कि 13 तो होने ही चाहिए, पर संख्या 13 रखनी है, 15 रखनी है, 20 रखनी है, 25 रखनी है, ये सब धारा 10 के तहत काम किया जाता है, ठीक है ना। और कौन से गली तक ये वार्ड रखना है, ये भी संख्या जो सीमा का निर्धारण भी धारा 10 के तहत। फिर इसमें मान लीजिए 20 वार्ड बनाए, उनमें से कौन कौन से वार्ड एससी करेंगे, कौन से एसटी करेंगे, कौन से पिछड़े वर्ग के लिए रहेंगे, ये भी धारा 10 के तहत क्या होता है, डिसाइड होता है, ठीक है। चलिए, उसके अलावा महिलाओं का निर्धारण, कुल सीटों में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होगी, है ना। तो अब देखिए कुल सीटों में महिलाओं के लिए कितनी सीटें बताओ, 50% इस एक्ट के तहत है, लेकिन 1/3 तो 74वें संशोधन में लिखा हुआ ही है, लेकिन अभी 50% पर क्या रखा है, स्टे आ रखा है। क्या रखा है, स्टे। तो फिर रिजर्वेशन 1/3 ही माना जाएगा, काम 1/3 के तहत होता है, लेकिन इस एक्ट में 50% ही लिखा हुआ है। लेकिन अभी जो 1/3 ही रखना है, तो ये धारा 10 के तहत व्यवस्था होती है। कौन सी धारा के तहत होती है, धारा 10 के तहत व्यवस्था होती है। अब देखिए इसकी उपधारा 2, उपधारा 2, धारा 10 की उपधारा 2 पढ़ते हैं। चक्रानुक्रम यानी रोटेशन। चक्रानुक्रम का क्या मतलब यहां पर यह है कि जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे दूं कि देखिए यहां पर लिखा कि ये वार्ड नंबर 5 है, ये वार्ड नंबर कौन सा है, 5 में बड़ी संख्या लिख देता हूं। इस बार वार्ड नंबर 5 में ये सीट महिला के लिए रिजर्व हो गई। किसके लिए रिजर्व होगी, एक लॉटरी के माध्यम से निकालते हैं। जैसे एक ये बड़ा सा बॉक्स हो गया, इसमें एससी, एसटी, ओबीसी ये सब, जैसे ये वार्ड है। अब इसमें से ये वाली सीट किसके लिए आई है, एससी महिला के लिए आ गई। तो मान लीजिए वार्ड नंबर 5 इस बार एससी महिला के लिए सीट रिजर्व हो गई। जब अगला चुनाव होगा तो वार्ड नंबर 5 में एससी महिला की सीट की पर्ची नहीं रखी जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि अगर दोबारा एससी महिला आ गई तो तिबारा भी एससी महिला आ गई तो फिर बाकी का तो नंबर ही नहीं आएगा। तो ये रोटेशन के आधार पर चलेगा। तो अगली बार जो है ना, ये वार्ड 5 क्या हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसके लिए रिजर्वेशन की लॉटरी निकालेंगे ही नहीं, क्योंकि एससी पहले आ चुका है, रिजर्व हो चुका है। तो इस बार फिर ये या तो एसटी, बीसी या सामान्य, या अगर मान लो एसटी को रिजर्वेशन ही नहीं है तो बीसी और सामान्य का, है ना। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि
एक वार्ड जो पहले रिजर्व हो चुका है दोबारा उसका नाम नहीं आएगा, वो रोटेशन के आधार पर चलेगा। क्योंकि जिस कैटेगरी को एक बार रिजर्वेशन मिल गया इस बार एससी को, तो अगली बार एससी की सीट नहीं होगी, ठीक है ना। मतलब जनरल सीट आएगी, उसमें कोई भी भर सकता है, लेकिन एससी के लिए रिजर्व नहीं रहेगी, फिर वो एसटी, बीसी या जनरल के लिए होगी। तो बस यही इसके अंदर लिखा हुआ है चक्रानुक्रम। इसका अर्थ है आरक्षण हमेशा एक ही वार्ड के लिए फिक्स नहीं रहेगा कि साहब वार्ड नंबर 5 तो फिक्स है साहब, एससी वालों के लिए ऐसा नहीं है। इस बार वार्ड नंबर 5 में एससी होगी तो अगली बार 6 में एससी हो जाएगी, अगली बार 7 में हो जाएगी, तो वो रोटेशन ऐसे चलता रहेगा उसमें। जैसे कैसे काम करता है, यदि इस चुनाव में वार्ड नंबर 5 महिला के लिए आरक्षित है तो अगले चुनाव में वह क्या हो जाएगा, सामान्य। कि अगर वार्ड नंबर 5 में मान लीजिए इस बार महिला कैटेगरी रिजर्व होगी, तो अगली बार महिला की लॉटरी नहीं निकालेंगे, वो सामान्य तो निकालेंगे जिसमें कोई भी चुनाव लड़ सकता है, ठीक है ना। और वार्ड नंबर 6 अगली बार महिला के लिए क्या हो जाएगा, आरक्षित। तो पहले वार्ड नंबर 5 महिला के लिए रिजर्व था, इस बार वार्ड नंबर 6 महिला के लिए क्या हो गया, रिजर्व। तो 5 से ये 6 घुमा, इसी को क्या कहते हैं, चक्रानुक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, चक्रानुक्रम कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो धारा 10 की उपधारा 3 पढ़ते हैं। वार्ड की सीमाओं का निर्धारण, एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग, महिला के लिए आरक्षित स्थानों का आवंटन। कैसे, सभी वार्ड यथासंभव भौगोलिक रूप से व्यवहार में होने चाहिए। मतलब भौगोलिक रूप से का मतलब है कि लोगों की सहूलियत होनी चाहिए। अब पता चले कि साहब उसमें एक घर है, उसका आधा हिस्सा इस वार्ड में डाल दिया, आधा इसमें डाल दिया, तो ये संभव थोड़ी है उस चीज के अंदर, ठीक है ना। तो भौगोलिक स्थिति यानी एक गली है, ये गली है मान लीजिए, या तो इस गली के इधर के घर पूरे कर दो, इस तरफ इस वार्ड में इधर के कर दो, ये तो ठीक है। अब पता चला ये भी कर दिया और ये जो सीमा यहां तक यूं खींच दी, तो अब ये कैसे माना जाएगा इसमें। तो इस घर का जो मेंबर वो इधर वोट करेगा कि इधर करेगा, तो ये बिल्कुल एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। धारा 10 की उपधारा 3 इस बात को कहती है। और अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए वे वार्ड आरक्षित किए जाएंगे जिनमें आनुपातिक रूप से इनकी जनसंख्या अधिक हो। भाई सीधी सी बात है, एससी एसटी का रिजर्वेशन वहीं होगा जहां पर उनकी जनसंख्या क्या होगी, अधिक होगी। जब जनसंख्या अधिक नहीं है तो रिजर्वेशन नहीं होगा। और वार्डों का संख्यांकन यानी संख्या डालना, नंबरिंग करना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये सब धारा 10 की उपधारा 3 में आता है। किसी नगर पालिका के लिए स्थानीय क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी कोण मोस्ट इंपोर्टेंट, उत्तर पश्चिमी संख्या कैसे डालेंगे आप। जैसे ये देखिए, ईस्ट हो गया, पूर्व हो गया, वेस्ट यानी पश्चिम, यानी नॉर्थ यानी उत्तर, साउथ यानी दक्षिण। तो ये क्या कह रहा, उत्तर पश्चिम, ये देखो उत्तर पश्चिम यूं। तो अब जैसे मैं आपके सामने एक ये चार्ट बनाता हूं, ये नगर पालिका है, ये यहां पर ये ऐसे, ये वार्ड का नंबरिंग। अब देखिए ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो इस कौन से हैं ये, तो ये 1 2 3 ये यूं चलेगा उसमें, ठीक है ना। हालांकि अब इसको अपन एक्यूरेसी तो लेकर नहीं आ सकते, उत्तर पश्चिम इतना डिसाइड नहीं है, लेकिन ये यूं नहीं जा सकता, ये जाएगा तो यूं ही जाएगा, ठीक है ना। ये नंबरिंग करने का तरीका कि जैसे आपके पास ये पूरा शहर है और इसमें ये आपको मान लीजिए 20 वार्ड बनाने, अब आप नंबरिंग कैसे करोगे, ये 1 नंबर वार्ड, 2 नंबर वार्ड, 3 नंबर वार्ड ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे, तो इसके ऊपर से नीचे आएगा 1 2 3, ये नंबरिंग करने का इसमें क्या रहेगा, तरीका रहेगा। 9 10 11 12 13 14 15 और 16, तो ये इसका एक उत्तर पश्चिमी कोण जो रहेगा, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। उत्तर पश्चिमी कोण, दक्षिण पश्चिमी कोण, उत्तर पूर्वी कोण, ठीक है ना, उत्तर दक्षिण पूर्वी कोण, तब उत्तर क्या देना है, उत्तर पश्चिमी कोण इसके अंतर्गत रहेगा, ठीक है। अब देखिए धारा 10 की ही हम क्या पढ़ रहे हैं, उपधारा 4। अब उपधारा 4 क्या कहती है कि इसके अधीन राज्य सरकार द्वारा आदेश जनता से आक्षेप दाखिल करने हेतु, देखिए इसका क्या मतलब है कि राज्य सरकार आदेश करेगी जनता से कुछ आक्षेप दाखिल करने हेतु कम से कम 7 दिवस का जनता को समय देगी। एक विज्ञापन प्रकाशित कराएगी कि नगर पालिका की टिप्पणी हेतु प्रतिलिपि दी जाए। कि अगर कोई नगर पालिका को राज्य सरकार मान लीजिए भंग करना चाहती है, विघटित करना चाहती है, तो उसमें
राज्य सरकार क्या करेगी कि एक प्रकाशित करेगी कि आप इस नगर पालिका के बारे में हमें सुझाव दो कि क्या करना चाहिए। तो कम से कम एक 7 दिन का राज्य सरकार क्या देती है, उसके लिए एक समय देती है, ठीक है ना। और हालांकि उसके ऊपर अंतिम निर्णय लेना राज्य सरकार पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? राज्य सरकार पर निर्भर है। और राज्य सरकार जो भी टिप्पणियां उनको जनता से प्राप्त होगी, उसके उपरांत जो भी आदेश संशोधित करेगी और उसमें परिवर्तित करेगी, उस आदेश को मॉडिफाई करेगी, उसमें कोई भी चेंज करके नई चीज अच्छी ऐड कर देगी, उसके उपरांत ही राज्य सरकार का निर्णय क्या होगा? अंतिम होगा। तो राज्य सरकार किसी भी नगर पालिका से संबंधित कोई भी बात अगर जानना चाहती है कि यहां पर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसको भंग करना चाहिए, किसी भी प्रकार की अगर कोई सरकार वहां पर कुछ चेंजमेंट करना चाहती है, तो पहले राज्य सरकार चाहे तो जनता से उनसे संबंधित कुछ टिप्पणियां प्राप्त कर सकती है, लेकिन जनता को कम से कम 7 दिन का तो समय दिया जाना चाहिए। जो भी राज्य सरकार को वो टिप्पणियां प्राप्त होगी, उसके बाद राज्य सरकार उनमें कुछ मॉडिफाई भी कर सकती है, कुछ चेंजमेंट भी कर सकती है। उसके बाद जो भी आदेश राज्य सरकार पारित करेगी, वो राज्य सरकार का निर्णय क्या होगा? अंतिम। अंतिम का मतलब है न्यायालय में उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। चलिए, तो आज की कक्षा की हमने धारा 6 से लेकर 10 तक का जो हमने वर्णन किया, उसके जो प्रश्नों का अभ्यास हम करते हैं। पहला प्रश्न, धारा 6 के अनुसार किसी भी नगर पालिका में वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? बहुत ही आसान सा है, हमने धारा 6 में पढ़ा था। धारा 6 की भी ध्यान रहे, ये धारा 6 हमने पढ़ा और 6 की उपधारा 1 को मैं यहां ब्रैकेट में लिख सकता हूं। एक उपधारा 1 में साफ लिखा हुआ कि कम से कम तो संख्या कितनी होनी चाहिए? 13 तो होनी ही चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नगर पालिका बोर्ड में अधिकतम कितने नाम निर्दिष्ट को मैं यहां पर ब्रैकेट में लिख सकता हूं, मनोनीत यानी नॉमिनेटेड। मनोनीत सदस्य कितने हो सकते हैं? 4, 5, 6 और 8। आंसर बताइए इसका कितना होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? 6, क्योंकि अगस्त 2021 में संशोधन करके कर दिया कि नगर पालिका बोर्ड में 6, नगर परिषद में 8, नगर निगम में 12 सदस्य होंगे, लेकिन उनमें एक दिव्यांग होना क्या है? अनिवार्य। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सही का आंसर बताना है। 4 आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं कि 3 गलत है। नाम निर्दिष्ट सदस्यों को यानी मनोनीत सदस्यों को मतदान का अधिकार प्राप्त है, 9 मतदान का अधिकार नहीं है। बिल्कुल मोनिका जी, आपने सी आंसर दिया है। देखते हैं, नाम निर्दिष्ट सदस्य केवल अध्यक्ष के चुनाव मतदान कर सकते हैं, 9 मतदान कर ही नहीं सकते। नाम निर्दिष्ट सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं है, बिल्कुल ये पॉइंट सही है, मतदान का अधिकार ही नहीं है। और नाम निर्दिष्ट सदस्य राज्य सरकार द्वारा हटाए नहीं जा सकते, बिल्कुल कभी भी हटाया जा सकता है। तो बिल्कुल आपका आंसर सही है मोनिका जी। नेक्स्ट, यदि किसी नगर पालिका में SC ST की संयुक्त जनसंख्या मान लीजिए 30% यानी SC के 15 और ST के मान लीजिए 15, तो BC यानी बैकवर्ड कास्ट के लिए आरक्षण का प्रतिशत अधिकतम कितना हो सकता है? ठीक है ना। तो देख लीजिए इसको कितना हो सकता है। देखिए, हमने ये कहा था कि 50%, जो टोटल 100 की संख्या होती है, 100 में से 50 जो है उनमें से माइनस कर दो SC ST का, तो माइनस कितना हो गया? 30, तो पीछे कितना? 20। लेकिन फिर भी BC को अधिकतम 21% से ज्यादा, तो यहां तो 20 है तो 20 मिलेगा। मान लीजिए 50 में से BC SC ST हैं, तो पीछे कितने बच गए? 30, तो भी उनको अधिकतम कितना मिलेगा? 21। तो यहां पूछा है कि BC का आरक्षण प्रति अधिकतम कितना हो सकता है? अधिकतम 21% हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट देखिएगा, यदि SC ST की जनसंख्या 70% से अधिक है तो BC के आरक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर बताना है। अगर किसी एरिया में SC और ST की जनसंख्या 70% से ज्यादा है, तो नेचुरल है 70% जितनी जनसंख्या उसके हिसाब से SC ST को आरक्षण देना ही पड़ेगा। तो फिर BC का आरक्षण कितना रहेगा? BC का
कोई आरक्षण नहीं रहेगा। जब 70% से ज्यादा हो गया तो बीसी के लिए आरक्षण वहां अनिवार्य नहीं है। अगर 50 से 70 के बीच में होता, हमने ये पढ़ा था 50 से 70 के बीच में, ठीक है ना, तो यहां पर एक सीट ही होती बीसी के लिए। कितनी सीट होती? एक सीट ही होती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का। किसी नगरपालिका में वार्डों का क्रमांकन प्रारंभ किया जाएगा कौन से कोण से? दक्षिण पूर्वी कोण से, दक्षिण पश्चिमी कोण से, उत्तर पूर्वी कोण से, उत्तर पश्चिम। तो बहुत ही आसान है, उत्तर पश्चिमी कोण से वार्डों का क्रमांकन प्रारंभ किया जाएगा। तो आज की कक्षा में हमने धारा 6, धारा 7, धारा 8, धारा 9 और धारा 10 के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। बिल्कुल मोनिका जी, आपका आंसर सी है। हाँ मोनिका जी, आपने सवाल पूछा कि इसके फॉर्म कब तक भरे जाएंगे ईओआरओ की क्लास के लास्ट में। बिल्कुल जुलाई के फर्स्ट वीक में आपकी वैकेंसी पूरी तरीके से 100% संभावना आपकी वैकेंसी आ रही है और उसी दौरान आपके फॉर्म क्या हो जाएंगे? स्टार्ट हो जाएंगे। तो जुलाई में आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और नवंबर में आपका पेपर होगा। तो लगभग आपको 4 महीने ही तैयारी के मिलेंगे। इसलिए बेहतरीन तरीके से आप तैयारी करें और कम से कम इसका मिनिमम 3 बार इस एक्ट को आपको रिवीजन करना, तभी ये धाराएं बहुत बेहतर तरीके से आपको याद रहेगी। ठीक है, चलिए गुड नाइट, नमस्कार, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।